राहुल गांधी के बारे में कुछ पता लगा होगा, कांग्रेस के बारे में कुछ पता लगा होगा। नहीं, उनकी बात नहीं करेंगे क्योंकि ये राजनीति का चैनल नहीं है। एमटीएनएल की नेगेटिव बुक वैल्यू है और फिर भी वो ट्रेड कर रही है और फिर भी लोग उसमें निरंतर निवेश कर रहे हैं, ट्रेडिंग हो रही है। ऐसा क्या है उसमें? नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण मलिक अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज फ्राइडे का दिन है और फ्राइडे के दिन फ्राइडेज फंडा में हम फंडामेंटल एनालिसिस की चर्चा करते हैं। हम एक छोटे से विषय को ले लेते हैं और उसकी विस्तार पूर्वक जानकारी हासिल करते हैं। हम इस विषय को सरल भाषा में उदाहरण के द्वारा रोचक तरीके से समझ लेते हैं। तो 4 सप्ताह पहले हमने एक छोटी सी श्रृंखला शुरू करी थी। हमने बुक वैल्यू को ले लिया था और बुक वैल्यू को समझना शुरू किया था। हमने पहले भाग में ये समझा कि बुक वैल्यू क्या होती है और इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो दूसरे भाग में हमने ये समझा कि प्राइस टू बुक क्या होती है और बुक वैल्यू से हम कंपनी की स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे करते हैं। और तीसरे भाग में हमने बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में अंतर समझा। मार्केट वैल्यू मतलब मार्केट कैप। और चौथे भाग मतलब पिछले भाग में हमने यह समझा कि रियल बुक वैल्यू क्या होती है और बुक वैल्यू से हम कंपनीज को कैसे जांच सकते हैं, उसका फंडामेंटल एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। तो आज बुक वैल्यू का बोनस एपिसोड है। हमने ये सोचा था कि हम 4 एपिसोड में बुक वैल्यू को ख़त्म कर देंगे, परंतु जब हमने चर्चा शुरू करी तो हमको एक कंपनी के बारे में पता लगा जिसका उदाहरण लेके हमने बुक वैल्यू को समझा था। तो हमको लगा इस कंपनी पे तो एक पूरा एपिसोड बन सकता है और इससे काफ़ी जानकारी मिलेगी, इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो इन चारों वीडियोस का लिंक मैंने ऊपर छोड़ दिया है, तो आप इनको एक एक करके देख सकते हैं और बुक वैल्यू के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगर आपको कंपनी का नाम याद है तो बने रहिए, नहीं तो मैं ही बता देता हूँ। उस कंपनी का नाम है एमटीएनएल। तो एमटीएनएल की बुक वैल्यू एक आश्चर्यजनक विषय है क्योंकि एमटीएनएल का प्राइस पिछली बारी करीब 66 रुपये का चल रहा था, लेकिन उसकी बुक वैल्यू नेगेटिव थी, -375 रुपये की थी। तो हम ये समझना चाहते थे कि बुक वैल्यू नेगेटिव होने के बाद भी कंपनी ट्रेड कैसे कर रही है, कंपनी का एक स्टॉक प्राइस कैसे है। तो आज इस एपिसोड में हम यही समझेंगे कि एमटीएनएल की नेगेटिव बुक वैल्यू है और फिर भी वो ट्रेड कर रही है और फिर भी लोग उसमें निरंतर निवेश कर रहे हैं, ट्रेडिंग हो रही है। ऐसा क्या है उसमें? तो चलिए बिना किसी देरी के, बिना किसी विलंब के लैपटॉप पर चलते हैं और समझ लेते हैं एमटीएनएल के बारे में। तो यहाँ पे मैंने स्क्रीनर पे एमटीएनएल का वेब पेज खोला हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो एमटीएनएल की मार्केट कैप है 3,386 करोड़ रुपए। तो अच्छी मार्केट कैप है, लेकिन इसकी बुक वैल्यू अगर आप देखेंगे तो -375 रुपये है। -375 रुपये मतलब बुक वैल्यू पर शेयर -375 रुपये है। तो ये काफ़ी कम है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो एमटीएनएल की मार्केट कैप है करीब 3,386 करोड़ रुपए और बुक वैल्यू पर शेयर है -375 रुपये। तो अगर हम बुक वैल्यू पर शेयर को नंबर ऑफ शेयर से गुना कर दें तो हमको कंपनी की टोटल बुक वैल्यू पता लग जाएगी। पर हमको टोटल बुक वैल्यू पता करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम टोटल बुक वैल्यू पता करेंगे तो वो एक नेगेटिव नंबर आएगा जो मार्केट कैप से बहुत ही कम होगा। तो हम टोटल बुक वैल्यू को कैलकुलेट नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनर पे वापस चलते हैं। तो अगर हम कंपनी का स्टॉक का प्राइस देखें तो आज की क्लोजिंग है 53 रुपये 80 पैसे। तो ये काफ़ी कम है। तो ये एक पॉजिटिव नंबर है और ये एक नेगेटिव नंबर है। तो ऐसा क्या है कंपनी में कि कंपनी ट्रेड हो रही है और कंपनी में ट्रेडर्स खरीद बेच कर रहे हैं। तो चलिए थोड़ा सा और नीचे चलते हैं और कंपनी की बैलेंस शीट को देख लेते हैं। तो ये स्क्रीनर पे पूरी बैलेंस शीट नहीं दिखती है, लेकिन हमारे को जितनी बैलेंस शीट चाहिए वो नंबर्स हमको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे एक नंबर है बोरोइंग्स। बोरोइंग मतलब कंपनी की देनदारी कितनी है। तो अगर आप इसको खोल के देखेंगे तो यहाँ पे उन्होंने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी बताई हुई है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी बताई हुई है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग मतलब जो देनदारी कई सालों में देनी है, जैसे 10 साल, 15 साल, 20 साल में देनी है। और शॉर्ट टर्म बोरोइंग मतलब जो इमीडिएटली देनी है, अगले 6 महीने में देनी है। तो इनके कुछ अकाउंटिंग के रूल्स होते हैं, तो मैं उनकी अभी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमको एनालिसिस करने के लिए टोटल बोरोइंग का नंबर ही चाहिए।
तो यहाँ पे अगर आप बोरोइंग का नंबर देखेंगे तो ये निरंतर बढ़ता जा रहा है, हर वर्ष थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो 2013 में ये नंबर था 11,782 करोड़ रुपए और अभी देखेंगे मार्च 2024 में तो ये है 30,141 करोड़ रुपए। तो चलिए इसको भी लिख देते हैं। तो अगर आप बोरोइंग्स को देखें और मार्केट कैप को देखें तो बोरोइंग्स तो बहुत ही ज़्यादा हैं, करीब करीब 9 गुना है। तो ऐसा क्या है कंपनी में कि कंपनी की बोरोइंग्स बढ़ती ही जा रही है। तो चलिए वापस स्क्रीनर पे चलते हैं और समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे चलते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हमारे को सेल्स की या रेवेन्यू की फिगर मिल जाएगी। तो अगर आप देखेंगे मार्च 2013 में कंपनी का रेवेन्यू था 3,496 करोड़ रुपए और वो घट के मार्च 2024 में 799 करोड़ का हो गया है। तो रेवेन्यू में काफ़ी कटौती हुई है। तो मार्च 2013 में नेट प्रॉफिट था -5,322 करोड़ रुपए, मतलब लॉस था और अभी भी लॉस है। लॉस कम हो गया है लेकिन अभी भी लॉस है, करीब करीब -3,000 करोड़ का लॉस है। तो अगर कंपनी हर वर्ष लॉस कर रही है तो कंपनी को बोरोइंग की जरूरत तो पड़ेगी ही, कंपनी लोन तो लेगी ही। कंपनी अपने खर्चे कैसे निकालेगी? जो भी खर्चे यहाँ पे हो रहे हैं वो खर्चे तो निकालने ही हैं। तो इसके लिए कंपनी बोरोइंग्स ले रही है और बोरोइंग्स बढ़ती ही जा रही हैं। तो चलिए अपने नोट्स पर वापस चलते हैं। तो आपको मार्केट कैप तो याद ही होगी। तो मार्केट कैप होती है प्राइस मतलब शेयर का भाव मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो अगर आप मार्केट कैप को पूर्ण रूप से समझना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है, तो उसका लिंक मैंने ऊपर छोड़ दिया है। तो आप उसको क्लिक करके समझ सकते हैं कि मार्केट कैप क्या होती है। तो अगर मैं पूरी की पूरी कंपनी खरीदना चाहता हूं तो मैं अगर सारे शेयर्स खरीद लूं तो कंपनी मेरे नाम की हो जाएगी, तो 100% हिस्सेदारी मेरी हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास 3,386 करोड़ रुपए हैं तो मैं शेयर होल्डर्स को दे सकता हूं और पूरी की पूरी कंपनी मेरे पास आ जाएगी। पर मैं ऐसी कंपनी क्यों लूंगा जिसकी नेगेटिव बुक वैल्यू है? तो पहले तो मान लेते हैं कि मेरे पास इतना पैसा है। अगर ये मान लिया और मैंने ये कंपनी खरीद ली और बेचने वालों ने बेच दी तो मैं ये कंपनी क्यों लूंगा? इसकी बुक वैल्यू ही -375 रुपए की है। अगर मैंने ये कंपनी खरीद ली तो जो आज MTNL की देनदारी है वो मेरी देनदारी हो जाएगी, तो मेरे को 30,000 करोड़ रुपए चुकाने पड़ेंगे। तो होगा क्या, कंपनी तो मैं 3,386 करोड़ रुपए की खरीद रहा हूं, परंतु उसके अलावा भी मेरे को 30,000 करोड़ रुपए चाहिए होंगे ताकि कंपनी का लेन देन खत्म हो जाए। तो मैं ऐसी कंपनी क्यों लूंगा? और आज की डेट में कंपनी का प्राइस है करीब करीब 53 रुपए का, 53 रुपए 80 पैसे। तो हमारा प्रश्न ये है कि कोई इस कंपनी के लिए 53 रुपए 80 पैसे क्यों दे रहा है जबकि उसकी बुक वैल्यू ही नेगेटिव है? तो इसको समझने के लिए हमको पहले बुक वैल्यू का एक और कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। जैसे कि हमने पुराने एपिसोड में चर्चा करी थी, बुक वैल्यू का मतलब होता है एसेट्स की वैल्यू, जो कंपनी के पास एसेट्स हैं, तो टैंजिबल एसेट्स की वैल्यू, जैसे कि मशीनरी हो गई, बिल्डिंग हो गई, प्लांट हो गया, तो ऐसी चीज़ों की वैल्यू। तो लैंड की भी एक बुक वैल्यू होती है। तो जब आप लैंड खरीदते हैं तो उसकी भी एक बुक वैल्यू होती है जो कंपनी के अकाउंट्स में आ जाती है, कंपनी की बैलेंस शीट में आ जाती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ज़्यादातर एसेट्स की वैल्यू डिप्रिशिएट होती है, मतलब जैसे जैसे महीने बीतते जाते हैं, वर्ष बीतते जाते हैं, उसकी वैल्यू कम होती जाती है। जैसे कि आपने कोई मशीन ली 1 करोड़ की, तो अगले साल हो सकता है उसकी वैल्यू 90 लाख की ही रह जाए। लेकिन लैंड एक ऐसी चीज़ है जिसकी वैल्यू एप्रिशिएट होती जाती है। तो आपने पिछले साल कोई लैंड खरीदा 1 करोड़ का, तो हो सकता है वो इस वर्ष 1 करोड़ 10 लाख का हो। लेकिन जब हम बुक वैल्यू की बात करते हैं, अकाउंटिंग वैल्यू की बात करते हैं, तो बुक्स में उसकी वैल्यू 1 करोड़ ही रहेगी। तो ये अकाउंटिंग का नॉर्म है, टैक्सेशन का नॉर्म है कि जब आप लैंड खरीदते हैं, जिस वैल्यू पे खरीदते हैं वही वैल्यू आपकी बुक्स में शो करती है। तो बैलेंस शीट में उस लैंड की वैल्यू हमेशा ही 1 करोड़ रुपए रहेगी। तो MTNL एक बहुत पुरानी कंपनी है, मेरे अनुमान से करीब करीब 40-45 वर्ष पुरानी कंपनी है। तो जब MTNL शुरू हुई थी तो MTNL ने कुछ लैंड खरीदा, तो गवर्नमेंट ने कुछ लैंड MTNL को दे दिया। तो MTNL 2 शहरों में ऑपरेट करती थी, एक मुंबई और दूसरा दिल्ली, और दोनों ही बड़े शहर हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं। तो MTNL के पास यहाँ पे बहुत बड़ा लैंड बेस है और इस लैंड की वैल्यू बुक्स में 40 साल पुरानी लिखी गई है।
तो आप समझिए कि 40 साल पुरानी लैंड की वैल्यू कितनी होगी और उस लैंड की वैल्यू अब क्या होगी। तो अगर आप एक छोटा सा भी अनुमान लगाएं तो लैंड की वैल्यू बड़ी तेजी से बढ़ती है। 30 साल में लैंड की वैल्यू करीब करीब 100 गुना हो जाती है। तो अगर आपने कोई लैंड 30 साल पहले 1 लाख रुपए का लिया होगा तो आज उसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए की होगी। तो अगर आप आज उसको बेचने जाएंगे तो 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज़्यादा का वो बिकेगा। लेकिन अगर आप उसकी बुक वैल्यू देखेंगे तो वो सिर्फ 1 लाख की ही होगी। तो 40 साल पहले, 45 साल पहले जब MTNL स्टार्ट हुई तो MTNL ने बहुत बड़े लैंड एसेट्स इकट्ठे कर लिए और ये लैंड एसेट्स मुंबई में और दिल्ली में थे। तो चलिए इन लैंड एसेट्स की थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ट्विटर का या x.com का एक पोस्ट खोला हुआ है। ये पोस्ट कांग्रेस केरला के हैंडल पर है। तो चिंता मत करिए, ये कोई पॉलिटिकल पोस्ट नहीं है, मेरा यहाँ पे कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। हम सिर्फ MTNL की वैल्यूएशन के बारे में समझना चाहते हैं। तो इस पोस्ट में BSNL और MTNL के एसेट्स के बारे में चर्चा की गई है। तो ये पोस्ट राज्यसभा के एक प्रश्न पर आधारित है। तो कुछ समय पहले राज्यसभा में कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के मिनिस्टर ऑफ स्टेट से प्रश्न किया गया। तो उसके उत्तर में मिनिस्टर ऑफ स्टेट देवू सिंह चौहान ने कहा कि MTNL के पास करीब करीब 12,000 करोड़ के लैंड एसेट्स हैं और इनका क्षेत्रफल 334.36 एकड़ का है। तो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है, आप इसको क्लिक करके पूरी तरह पढ़ सकते हैं। तो चलिए MTNL के लैंड एसेट्स के बारे में थोड़ा सा और विश्लेषण कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मनी कंट्रोल की वेबसाइट का एक आर्टिकल खोला हुआ है। इसमें लिखा हुआ है गवर्नमेंट आइडेंटिफाइज 600 लैंड पार्सल बिल्डिंग्स ऑफ BSNL एंड MTNL फॉर आउटराइट सेल, और नीचे लिखा हुआ है दीज प्रॉपर्टीज कुड फेच गवर्नमेंट ओवर 20,000 करोड़ रुपीज। तो इसमें ये कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट BSNL और MTNL के 600 लैंड पार्सल को बेचना चाहता है, जिससे गवर्नमेंट को करीब करीब 20,000 करोड़ का रेवेन्यू मिल सकता है। तो चलिए थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं और पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द गवर्नमेंट हैज ईयरमार्क्ड ओवर 100 प्रॉपर्टीज ऑफ MTNL फॉर डायरेक्ट सेल थ्रू एन ऑक्शन प्रोसेस। These include 48 properties in Delhi and 52 in Maharashtra, including Mumbai। तो ये कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट MTNL की 100 प्रॉपर्टीज बेचना चाहती है, जिसमें से 48 प्रॉपर्टीज दिल्ली में हैं और 52 प्रॉपर्टीज मुंबई महाराष्ट्र में हैं। Prominent among them are properties in Connaught Place, New Delhi, the renowned MTNL telephone house in Prabhadevi, Mumbai, and Telephone Bhavan in Kolaba, Mumbai। Additional properties are situated in Powai, Andheri, Bandra, Mulund, Vashi and Worli in Mumbai। तो ये जाने माने नाम हैं। अगर आप दिल्ली या मुंबई में रहते हैं तो आपने ये नाम सुने ही होंगे। अगर आप दिल्ली या मुंबई में नहीं भी रहते तब भी आपने ये नाम हो सकता है सुने हों, और आपको पता ही होगा कि दिल्ली और मुंबई की प्रॉपर्टीज की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, और ये तो सारे सेंट्रल एरियाज हैं, और यहाँ पे MTNL के पास बड़ी बड़ी लैंड एसेट्स हैं। तो चलिए एक और समाचार देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने इकोनॉमिक टाइम्स का एक आर्टिकल खोला हुआ है, इसकी हेडलाइन पढ़ लेते हैं। BSNL एंड MTNL प्रायोरिटाइज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर लैंड एसेट सेल्स वर्थ ₹1 लाख करोड़। तो हमने जब पहला आर्टिकल पढ़ा उसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट का कहना था कि MTNL की लैंड वैल्यू 12,000 करोड़ के करीब है। हमने दूसरे आर्टिकल में पढ़ा कि गवर्नमेंट को 20,000 करोड़ मिल सकते हैं MTNL और BSNL के लैंड एसेट्स बेच के। तो यहाँ पे तीसरे आर्टिकल में बोला जा रहा है कि BSNL और MTNL के लैंड को बेच के 1 लाख करोड़ रुपए का लाभ हो सकता है। तो कौन सा नंबर सही है? मेरे हिसाब से तो ये तीनों ही नंबर ठीक नहीं है। ये हो सकता है कि राज्यसभा में जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने नंबर दिया गया है वो सही हो, लेकिन वो बुक वैल्यू पे बेस्ड होगा, और बाकी दोनों नंबर एक एस्टीमेट ही है, एक अनुमान ही है। तो चलिए सबसे पहले अपने नोट्स में MTNL के लैंड एसेट्स का क्षेत्रफल लिख देते हैं। तो MTNL के लैंड एसेट्स का क्षेत्रफल था 334 एकड़। तो यहाँ पे ये नंबर लिख देते हैं 334 एकर्स। तो चलिए वापस आ जाते हैं और एक और वेब पेज को देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने BSNL की वेबसाइट खोली हुई है। यहाँ पे BSNL की वेबसाइट पर MTNL के लैंड एसेट्स ऑक्शन के लिए लिस्टेड हैं। तो इसका लिंक और अन्य लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिए हैं, तो आप इसको क्लिक करके विस्तार पूर्वक जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ पे MTNL की कई प्रॉपर्टीज लिस्टेड हैं। अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको हर एक प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी मिल जाएगी, परंतु हम यहाँ पे एक ही प्रॉपर्टी को देखते हैं और उसी से अपना विश्लेषण करते हैं। तो यहाँ दूसरे नंबर पे कनॉट प्लेस की एक प्रॉपर्टी लिस्टेड है। तो इसका एरिया लिखा गया है करीब करीब 8,000 स्क्वायर मीटर, और इसका रेट पर स्क्वायर मीटर लिखा गया है 19,80,000
80,000 रुपये। तो चलिए ये दोनों चीज़ें भी अपने नोट्स में लिख देते हैं। तो कनॉट प्लेस प्रॉपर्टी एरिया 8,000 स्क्वायर मीटर। तो 4,000 स्क्वायर मीटर से 1 एकड़ बनता है, तो 8,000 स्क्वायर मीटर का मतलब है 2 एकड़। और रेट पर स्क्वायर मीटर लिखा गया है 19,80,000 रुपये। तो अगर हम 8,000 को 19,80,000 से गुणा कर दें तो हमको इस लैंड की वैल्यूएशन पता लग जाएगी। तो ये करीब करीब आ जाएगी 1,600 करोड़ रुपए। तो इस नंबर का ध्यान रखते हैं और वापस चलते हैं और कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। तो एमटीएनएल के लैंड एसेट्स की वैल्यू निकालने का एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे सारे लैंड एसेट्स को देखें, उनका एरिया देखें, उनकी वैल्यूएशन देखें और उनको गुना करके आप उनकी एक वैल्यूएशन निकाल लें। परंतु ये ऑक्शन का रिजर्व प्राइस है, तो जब बोली लगेगी तो हो सकता है इससे ज़्यादा की ही लगे, और मेरे अनुमान से ये वैल्यूएशन रेट काफ़ी कम है। तो एमटीएनएल की लैंड एसेट्स की वैल्यू को समझने के लिए हमको कुछ और चीज़ें देखनी पड़ेंगी। हमको ये समझना पड़ेगा कि दिल्ली के लैंड की क्या वैल्यू है। तो उसके लिए हम नेशनल हेराल्ड केस को देखते हैं। तो आपने नेशनल हेराल्ड केस के बारे में शायद सुना होगा। यह केस सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के अगेंस्ट करीब 10 वर्ष पूर्व किया था। तो चलिए एक विकिपीडिया का पेज देख लेते हैं जहां पे उन्होंने नेशनल हेराल्ड करप्शन केस के बारे में चर्चा करी हुई है। तो इसमें नेशनल हेराल्ड केस के बारे में संपूर्ण जानकारी है। इसका लिंक भी मैंने नीचे छोड़ दिया है, आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं कि नेशनल हेराल्ड केस आखिर है क्या। परंतु मुद्दे की बात यह है कि यहाँ पे सुब्रमण्यम स्वामी ने एक एलिगेशन लगाई है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनके एसोसिएट्स ने करीब करीब 5,000 करोड़ का फिनेंशियल मिसअप्रोप्रिएशन किया है। तो 5,000 करोड़ एक काफ़ी बड़ा नंबर है। तो मेरा यहाँ पे कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है, ना तो मैं कांग्रेस के फेवर में हूँ, ना मैं बीजेपी के फेवर में हूँ, ना तो मैं राहुल गांधी के फेवर में हूँ, ना मैं सुब्रमण्यम स्वामी के फेवर में हूँ। हम यहाँ सिर्फ एमटीएनएल की लैंड एसेट्स की वैल्यू समझना चाहते हैं, दिल्ली के लैंड की वैल्यू समझना चाहते हैं। तो इस केस के खुलने से हमको दिल्ली के लैंड की कुछ वैल्यूएशन पता लगी। तो ये आंकड़े पब्लिक डोमेन में आ गए, जिससे हमको ये पता लगा कि दिल्ली की लैंड वैल्यू कितनी ज़्यादा है। तो चलिए इकोनॉमिक टाइम्स का एक और आर्टिकल देख लेते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है नेशनल हेराल्ड केस, हियर्स हाउ मच एसोसिएटेड जनरल 7 प्रॉपर्टीज वर्थ। तो नेशनल हेराल्ड केस में 7 प्रॉपर्टीज की चर्चा करी हुई है और यहाँ पे इकोनॉमिक टाइम्स ने एक आकलन किया हुआ है, एक एस्टिमेट निकाला हुआ है कि इनकी 7 प्रॉपर्टीज की वैल्यूएशन कितनी है। तो हमको सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी में ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो है हेराल्ड हाउस जो आईटीओ दिल्ली में है। तो ये पढ़ लेते हैं। All 7 of the company's properties are located in prime location. The biggest among these in terms of both value and size is one on Bahadur Shah Jafar Marg in New Delhi with 100,000 square feet of built-up space spread over 5 floors. According to conservative estimate by real estate experts, this property may well be worth rupees 300 to 400 crores. तो यहाँ पे ये बताया गया है कि 7 प्रॉपर्टीज में सबसे बड़ी प्रॉपर्टीज बहादुर शाह जफर मार्ग दिल्ली पर है और इस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करीब 300 से 400 करोड़ की है। चलिए इस प्रॉपर्टी का लैंड एरिया भी देख लेते हैं कितना है। तो यहाँ पे इंडिया टुडे के एक आर्टिकल में इस प्रॉपर्टी का लैंड एरिया लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि हेराल्ड हाउस 0.3 एकर्स का है। तो चलिए ये नंबर भी अपने नोट्स में लिख देते हैं। तो 0.3 एकर्स की प्रॉपर्टी करीब 300 करोड़ की है। हम नीचे वाला नंबर ले लेते हैं। तो इस हिसाब से 1 एकड़ करीब करीब 1000 करोड़ का हो जाएगा। चलिए वापस चलते हैं और एक चीज और देख लेते हैं। ये आर्टिकल तो एक नया आर्टिकल है जो 2022 में पब्लिश हुआ था। ये इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल एक पुराना आर्टिकल है जो 2015 में लिखा गया था और हेराल्ड हाउस का जो केस है वो भी 2015 का है। तो 2015 में प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करीब 300 से 400 करोड़ की थी। तो आज के समय 9 से 10 साल बाद इस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करीब 3-4 गुना हो गई होगी। परंतु हम यही वैल्यूएशन लेके चलते हैं 300 से 400 करोड़ की, और बल्कि हम नीचे वाली फिगर ले लेते हैं 300 करोड़ की और उसी से अपना आंकलन करते हैं, उसी से अपना अनुमान लगाते हैं। तो चलिए अपने नोट्स पे वापस चलते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि दिल्ली में 1 एकड़ करीब 1000 करोड़ का है
और अभी MTNL 2 एकड़ की प्रॉपर्टी 1600 करोड़ में बेचना चाहता है। तो अब आप बोलेंगे ये कनॉट प्लेस की प्रॉपर्टी है और ये ITO की प्रॉपर्टी है, तो दोनों की वैल्यूएशन में फ़र्क होना चाहिए। बिल्कुल फ़र्क होना चाहिए। ITO और कनॉट प्लेस साथ साथ हैं, लेकिन कनॉट प्लेस की प्रॉपर्टी मेरे अनुमान में ITO से महंगी है, पर फिर भी मान लेते हैं कि इन दोनों की वैल्यूएशन बराबर ही है। तो इस हिसाब से कनॉट प्लेस की प्रॉपर्टी की वैल्यू 2000 करोड़ होनी चाहिए। परंतु हमको कनॉट प्लेस की प्रॉपर्टी से इतना ज़्यादा मतलब नहीं है, हमको तो पूरे लैंड की वैल्यू निकालनी है। तो MTNL के पूरे लैंड का क्षेत्रफल 334 एकड़ है। तो अगर हम 334 इंटू 1000 कर दें तो हमको MTNL के पूरे लैंड की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आ जाएगा करीब करीब 3,34,000 करोड़। तो ये काफ़ी बड़ा नंबर है। अब आप बोलेंगे कि ये अनुमान ठीक नहीं है। मेरे हिसाब से भी अनुमान ठीक नहीं है, परंतु ये एक रफ गाइडेंस है, एक थंब रूल है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। MTNL की प्रॉपर्टीज़ हर जगह हैं, दिल्ली में भी हैं, मुंबई में भी हैं, कुछ कनॉट प्लेस में हैं, कुछ कनॉट प्लेस में नहीं हैं, कुछ ऐसे ही साउथ बॉम्बे में होंगी, कुछ साउथ बॉम्बे में नहीं होंगी। तो जो साउथ बॉम्बे में होंगी या कनॉट प्लेस में होंगी उनकी वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा होगी, परंतु जो साउथ बॉम्बे में नहीं होंगी, जो सेंट्रल दिल्ली में नहीं होंगी, उनकी वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा नहीं होगी। तो वैसे भी हमने यहाँ पे 9-10 वर्ष पुरानी एक लोअर फिगर ली हुई है, तो हो सकता है कि लैंड वैल्यू उससे ज़्यादा ही हो, परंतु हम यही मान के चलते हैं कि लैंड वैल्यू इतनी ही है, या इससे भी थोड़ी सी कम कर लेते हैं। यहाँ पे भी हम 50% डिस्काउंट दे देते हैं। मान लेते हैं कि लैंड वैल्यू करीब करीब 1,65,000 करोड़ की है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं MTNL को खरीदना चाहूँ तो मैं 3,386 करोड़ में खरीद सकता हूँ। उसके बाद मेरी लायबिलिटी 30,000 करोड़ की हो जाएगी। तो अगर मैं सारी देनदारी दे दूँ तो करीब करीब 34,000 करोड़ में MTNL मेरी हो जाएगी। और MTNL जब मेरी हो जाएगी तो मेरे को करीब करीब 1,65,000 करोड़ के लैंड एसेट्स मिल जाएंगे। तो ये तो बड़ी अच्छी डील है। 34,000 करोड़ खर्च करो और आपको 1,65,000 करोड़ की प्रॉपर्टी मिल गई, और प्रॉपर्टी की वैल्यू तो बढ़ती ही रहती है। परंतु ये सब इतना सरल नहीं है। वो क्यों? क्योंकि हो सकता है कि गवर्नमेंट लैंड को कभी बेचे ही ना, कंपनी को कभी बेचे ही ना। गवर्नमेंट को कुछ भी चीज़ बेचने में काफ़ी कठिनाई होती है, कई तरह की चीज़ें देखनी पड़ती हैं, काफ़ी अपोजिशन भी हो जाती है, करप्शंस भी सामने आ जाती हैं। तो इसलिए लैंड को बेचना, ये कंपनी को बेचना गवर्नमेंट के लिए काफ़ी कठिन रहता है। तो अनुमान के हिसाब से तो MTNL की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, परंतु इस वैल्यू का करें क्या? क्या हम शेयर खरीद के रख लें? हो सकता है 10 वर्ष उपरांत, 15 वर्ष उपरांत, 20 वर्ष उपरांत कुछ मिल जाए। तो इस होप में तो हम आगे नहीं जा सकते कि आगे आने वाले समय में कुछ हो जाएगा। तो हम कितनी देर तक बैठे रहें? 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, कितनी देर तक बैठे रहें? तो इसीलिए फंडामेंटल एनालिसिस करके हम MTNL की वैल्यूएशन तो निकाल सकते हैं, लेकिन MTNL का शेयर नहीं खरीद सकते। क्योंकि अगर आपने शेयर खरीद लिया तो पता नहीं वो कब तक आपके पास पड़ा रहेगा, लेकिन वैल्यूएशन कभी भी आएगी नहीं। मार्केट कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं करेगा कि MTNL की वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा है। पर अगर आप वैसे देखें, आज की डेट में शेयर का भाव है 53 रुपये 80 पैसे, और अगर हम मार्केट कैप को देखें तो ये है 3,386 करोड़ रुपए, और अगर हम लैंड वैल्यू को देखें तो ये है 1,65,000 करोड़ रुपए। और अगर हम डेट की फिगर को भी मिला दें तो मार्केट कैप प्लस डेट करेंगे और उसको 5 से गुना करेंगे तो हमको ये फिगर मिल जाएगी। तो अगर हम सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करें तो हमारे शेयर का भाव करीब करीब इससे 5 गुना होना चाहिए, 250 रुपये का होना चाहिए। तो परंतु क्या आप इस होप में ये शेयर खरीद लेंगे कि किसी दिन मार्केट इस वैल्यू को रिकॉग्नाइज करेगी और आपका शेयर 250 रुपये का हो जाएगा? मेरे हिसाब से तो ये नहीं करना चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस अपनी जगह है, वैल्यूएशन अपनी जगह है, और कंपनी का शेयर खरीदना या ना खरीदना उसका डिसीजन अलग रहता है। तो इस केस में MTNL की वैल्यूएशन तो बढ़ती कम है, परंतु अगर हम शेयर में निवेश कर दें तो हमको ये नहीं पता कि हमारे भाव कब आएगा और हमको कब अपना पैसा वापस मिलेगा। तो इसके लिए एक आसान तरीका ये है कि आप टेक्निकल एनालिसिस करिए।
जब आपको लग रहा हो कि शेयर ऊपर जाने वाला है तो उस टाइम MTNL के शेयर में निवेश कर दीजिए, और जब आपको लग रहा हो कि शेयर नीचे आने वाला है तो उस टाइम आप उससे निकल जाइए। तो वो भी इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप टेक्निकल एनालिसिस समझना चाहते हैं तो इस चैनल पे मैंने टेक्निकल एनालिसिस के बारे में पूरी ट्रेनिंग रिकॉर्ड करी हुई है, वो बिल्कुल ही निःशुल्क उपलब्ध है। तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके उस ट्रेनिंग को देख सकते हैं। तो उसका लिंक भी मैंने ऊपर छोड़ दिया है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को समझना चाहते हैं तो आप उस लिंक को क्लिक करके पूरी की पूरी ट्रेनिंग देख सकते हैं, सारे लेसन्स देख सकते हैं। तो आशा है कि आपको इस वीडियो से कुछ नई जानकारी मिली होगी, बुक वैल्यू के बारे में कुछ पता लगा होगा, वैल्यूएशन के बारे में कुछ पता लगा होगा, MTNL के बारे में कुछ पता लगा होगा, राहुल गांधी के बारे में कुछ पता लगा होगा, कांग्रेस के बारे में कुछ पता लगा होगा। नहीं, उनकी बात नहीं करेंगे क्योंकि ये राजनीति का चैनल नहीं है, ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट का चैनल है, ट्रेडिंग का चैनल है। तो हम ना तो राहुल गांधी की बात करेंगे, ना सुब्रमण्यम स्वामी की बात करेंगे, ना बीजेपी की बात करेंगे, ना कांग्रेस की बात करेंगे। हम सिर्फ वैल्यूएशन की बात करेंगे, और वैल्यूएशन में हमको लगता है कि MTNL की वैल्यूएशन अभी काफ़ी कम है, परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि आप MTNL में जाके निवेश कर दें। अगर आपको MTNL में निवेश करना है तो आप अपना विश्लेषण खुद करिए, वैल्यूएशन खुद निकालिए और देखिए कि आपको निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरी इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जोर से एक थम्स अप दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी पता लगे कि MTNL की वैल्यू कितनी ज़्यादा है। नमस्ते और धन्यवाद।